हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिमरन गुप्ता। यूथ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम जो मुख्य सेविका का जो यूथ कंपटीशन टाइम में जो दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और रोज हम लोग कुछ क्वेश्चन पेपर थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करेंगे और उसके बारे में कुछ तथ्यों की जानकारी लेंगे। चलिए आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है। सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है किसके द्वारा? देखिए तो क्या है, ऑप्शन देखते हैं तो कानून द्वारा, धर्म द्वारा, समाज द्वारा या उपयोग तीनों के द्वारा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? ये उपयोग तीनों के द्वारा। ये जो सामाजिक नियंत्रण है ना, ये कानून के द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है, समाज के द्वारा भी और धर्म के द्वारा। क्योंकि व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो समाज मुझे सजा देगा और उस कार्य को करने से व्यक्ति डरता है। तो जिससे क्या होता है, समाज में कुरीतियों का जो लोग करने के लिए अग्रसर होते हैं उसको रोक देते हैं। वो लोग डरते हैं कि हमें ये काम करेंगे तो हमको कानून सजा देगा, हमको धर्म जो है कि हमारा मान्यता नहीं देगा, या तो समाज हमें बहिष्कार कर देगा। तो ये क्या है, ये सामाजिक नियंत्रण का ये तीनों ही जो है ना, ये तीनों ही सामाजिक नियंत्रण के प्रकार हैं। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा है कि किस समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनैतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया है? तो ऑप्शन देखें, वी पेरेटो, टी बेबलेन, ईटी टाइलर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा? इसमें हमारा ऑप्शन होगा वी पेरेटो ने। वी पेरेटो ने क्या किया है? ये सिद्धांत दिया है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन सा एक नहीं है? तो सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन सा एक नहीं है? तो ऑप्शन देखें, विकासात्मक सिद्धांत, चक्रात्मक सिद्धांत, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत या वर्ग समन्वय का सिद्धांत। तो जब हम इस सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें ना, तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों जो है ये सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत है। लेकिन ये जो वर्ग समन्वय का सिद्धांत है ना, ये सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है? डी सही है। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। घरेलू हिंसा का आशय है, घरेलू हिंसा का आशय क्या है? तो महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक क्षति कारित करना, केवल महिला के शारीरिक एवं मानसिक क्षति कारित करना, या महिला एवं बच्चों के शारीरिक शोषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसका? हमारा ऑप्शन होगा ए। क्योंकि कोई भी घरेलू हिंसा का आशय मतलब महिला बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, उनके जीवन संकट, यदि उनके उनसे संबंधित कोई भी चीजें उनके उसके अंतर्गत ये आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सही है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। जाति से संबंधित निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसमें ऑप्शन देखें, खान पान पर प्रतिबंध, समानता, आपसी सहयोग या संस्तरण। तो हम जब इसकी बात करें तो देखिए ऑप्शन क्या है, 1 2 3 या 1 4 या 1 3 4 या 1 2। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन होगा बी, यानी खान पान पर प्रतिबंध और संस्तरण जो है ये हमारा ये विशेषताएं हैं जाति से संबंधित। तो आइए अब क्वेश्चन हम 6 पे बात करते हैं। सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में किया जाता है? तो जब हम बात करते हैं कि सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप का कितने प्रतिमानों में किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है? 2 4 3 और 5। तो हमारा ये जो है ना, ये दो जो है ना, ये गरीबी मापन के प्रतिमानों है। गरीबी दो प्रकार की होगी, एक गरीबी होती है सापेक्षिक और दूसरी होती है निरपेक्षिक। तो जब हम गरीबी की बात करते हैं ना, तो एक सापेक्षिक गरीबी होती है और दूसरा होता है क्या? निरपेक्षिक। सॉरी।
दूसरा होता है हमारा निरपेक्षी, निरपेक्ष प्रतिमान, ठीक है, एक सापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष। तो अब हमारा ऑप्शन क्या है, इसका आंसर 2 सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। जो राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी? फरवरी 2000, फरवरी 2003, फरवरी 2004 या फरवरी 2002? बताइए ऑप्शन 7 का आंसर क्या होगा? तो जो हमारा ऑप्शन जो है ये राष्ट्रीय जो है इसका हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा फरवरी 2000, ये है इसका आंसर। हाँ, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। वर्तमान में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 70.2%, 70.4%, 70.7% या 16.5%? तो जो हमारा वर्तमान में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है ना, वो क्या है? वो 17.7% है। कितना है? 17.7%। चलिए आइए अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो पति द्वारा तलाकशुदा, क्या लिखा है? पति द्वारा किसको? तो तलाकशुदा पत्नी को यदि दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब देखिए ऑप्शन क्या दिया है, दान दिया है, मेहर दिया है, डोवर दिया है या निर्वाहिका। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये निर्वाहिका। क्योंकि जो एक पति जो एक स्त्री है, अगर वो अपने पति से अलग रह रही है और उसके बदले में जो है कि उसको खर्च करने के लिए पति द्वारा जो उससे कुछ पैसे या धनराशि दिया जाता है उसे निर्वाहिका कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन डी सही है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। लेवरेट विवाह क्या है? ये देखिए लेवरेट विवाह क्या है? तो दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह, या बहन की पुत्री के साथ विवाह, या भाई की पुत्री के साथ विवाह। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सही है। क्योंकि कोई स्त्री है अगर वो विधवा है, तो जब वो विधवा स्त्री अपने पति के भाई के साथ शादी करती है तो उसे ही लेवरेट विवाह कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। तो मुस्लिम विवाह लिखा है, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? तो मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन देखिए, मुता विवाह, फासिद विवाह या जिहर या बातिल। तो जो ये मुता, फासिद और ये बातिल है ना, ये एक प्रकार के विवाह के स्वरूप है। लेकिन जब हम ये जिहर की बात करें ना, तो ये विवाह का स्वरूप नहीं है, ये है तलाक का स्वरूप है एक प्रकार का। तो जिसमें इसमें क्या होता है ना, ये एक प्रकार का तलाक का स्वरूप है, ये तलाक का स्वरूप है। इसमें क्या करता है, जो पति होता है वो पत्नी को ऐसे व्यक्तियों के साथ संबंध बताता है कि जैसे जिसमें विवाह अलाउ नहीं होता है, जिसमें विवाह नहीं कर सकते हैं, जैसे माँ, बहन, भाई। तो ऐसे विवाह को, यदि ऐसे लोगों के साथ उसको संबंध कहता है कि तुम्हारा ऐसे संबंध है तो वो विवाह कर लो, तो इससे क्या होता है कि वो विवाह को वो तलाक मान लिया जाता है और विवाह टूट जाता है। तो ये जिहर जो है एक प्रकार का तलाक है। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 12 पे बात करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं कि बही विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है, बही विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है, तो इसका क्या है? हम आइए ऑप्शन देखिए पहले। प्रजातीय वर्जन, वर्गगत वर्जन, गम्यमान वर्जन या जातिगत वर्जन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 12 का आंसर बताइए। तो इसका 12 का आंसर क्या है? 12 का आंसर होगा अगम्य या गमन वर्जन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। आइए अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। चलिए, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। क्रय द्वारा, तो ऐसे हम विवाह की बात करें तो विवाह कितने प्रकार के हैं? विवाह 8 प्रकार के हैं। ठीक, उसी में ये देखिए ऑप्शन देखिए, ये 50 विवाह,
दैव विवाह, असुर विवाह या राक्षस विवाह। हमारे ऑप्शन ये क्वेश्चन 13 का आंसर क्या होगा? कौन सा विवाह जो होता है कि क्रय द्वारा किया गया विवाह कहलाता है? तो जो ये असुर विवाह है ना, असुर विवाह जो है ये क्रय द्वारा किया गया विवाह कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, होता है कि जो वर पक्ष है वो कन्या पक्ष को कुछ धन देकर और उसको खरीदता है और उसके बदले में कन्या पक्ष जो है उसको अपना कन्या देते हैं। तो इस तरह ये विवाह असुर विवाह कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? सी सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? क्या है? 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन मानता है? तो हेनरी मैन, बेकोफेन, वेस्टमार्क या मार्गन। तो जो ये यौन संवाद को जो है ना, ये परिवार की उत्पत्ति का कारण जो है ये मार्गन मानते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ये डी हमारा ऑप्शन सही है। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का है? तो देखिए, बात करें ऑप्शन को देखिए अगर, तो महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण, महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा या महिला संबंधी नीतियों एवं कानूनों की समीक्षा, या यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच करना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा क्या? महिला का नहीं है, इसका आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ नहीं है बोला है, देखिए इसको हमें देखना है पहले। अगर नहीं है तो पहले हमें उसे गोला लगाना चाहिए, तब जाके हमें प्रश्नों को समझ में आता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। जो महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों संग्रहण करना, ये जो है ना राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है, ये उसका कार्य नहीं है। इसका ये सब कार्य उसके हैं, लेकिन ये कार्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन ए सही है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए इसका ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है? तो इसका जो है ऑप्शन पहले हम देखें, 1955, 1956, 1958 या 1961। तो जो ये हमारा इसका जो है अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम जो है कन्याओं का, तो इसका ऑप्शन होगा 1956। हमारा ऑप्शन क्या होगा? 1956। चलिए अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। भारत ने किस वर्ष जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया? तो भारत ने किस वर्ष जनसंख्या की समस्या को पहचानकर परिवार नियोजन को जो है कि सरकार राष्ट्रीय कार्यक्रम को अपनाया? जिनकी तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो 1950, 1952, 1955 और 1975। तो जो ये 1952 है ना, इसी वर्ष क्या है कि भारत ने जो है ना परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को अपनाया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 18 पे बात करते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं तो क्या है? लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? देखिए नहीं है बोला है, फिर पहले हम ये समझे नहीं है क्या है। ऑप्शन देखते हैं, अध्यापन, भोजन पकाना, घर की सफाई या स्वेटर बुनाई। तो कौन सा लिंगानुपात से संबंधित है? तो क्या ऐसे नॉर्मली देखिए तो अध्यापन क्या है, हम अध्यापन किसी एक विशेष के लिए नहीं बताया जाता है कि नहीं ये लड़की पढ़ेंगी ये लड़का पढ़ेंगे, नहीं, अध्यापन कोई भी करेगा। लेकिन ऐसे लोगों की सोच में आ जाए खाना पकाना, तो कहीं ना कहीं हम किसी लेडीज से उसको जोड़ लेते कि अच्छा हाँ लेडीज है खाना बनाती होंगी ये। तो लेकिन ये अध्यापन क्या है? ये अध्यापन किसी से नहीं, सबके लिए है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सही है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। भारत में
परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया था? क्वेश्चन एक बार और भी आया था तो उसको दूसरे फॉर्म में बताया था, लेकिन अब देखिए फिर एक बार और आया तो हम समझ सकते हैं जहां तक कि आप लोग इसको कर लेंगे। तो ये क्या है? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया था? तो बताइए, इस क्वेश्चन का तो आंसर तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं और कर भी लेंगे। क्यों? तो हम लोग एक बार पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 1952। चलिए अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा होगा। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ बताइए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है, बात करें तो 1988, 1992, 1993 या 1995। बताइए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन वर्ष 1992 में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए 21 पे बात करते हैं। आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को ठीक महसूस नहीं किया जा सकता, यह विचार है किसका है? बताइए, ये विचार किसका है? तो जो ये है ना, ये आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जाता है, ये विचार जो है किसका है? ऑप्शन देखें, उदार नारीवाद का, समाजवादी नारीवाद का, या कट्टरपंथी नारीवाद का, या उत्तर आधुनिकतावाद का। तो जो हमारा इसका आंसर जो होगा ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए। देखिए, इसका आंसर होगा समाजवादी नारीवाद का। तो हमारा आंसर क्या? बी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार, क्या लिखा है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन देखें, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या प्राकृतिक। बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका क्या होगा? भ्रष्टाचार का प्रमुख, अभी एक बार और भी हम लोग किसी क्वेश्चन में पढ़े थे शायद। तो ये भ्रष्टाचार का आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण या प्राकृतिक कारण, कौन सा कारण हो सकता है? तो जो ये आर्थिक कारण होता है ना, यही भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण होता है। भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या हो सकता है? गरीबी है। गरीबी क्या है? कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत काम करता है, जब उसको उस चीजों की आवश्यकता होती है, तो उस कहीं ना कहीं गरीबी जो है, गरीबी जो है कि आर्थिक भ्रष्टाचार का, ये भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण में आर्थिक कारण जो है, इसका आंसर सही है। आइए अब बात करें हम 23 का। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता का प्रकार है? बताइए 23 का आंसर क्या होगा? बताइए। तो जो है ना, ये ऑप्शन में देखिए, मर्त्यता अक्षमता, प्रासूतिक अक्षमता, स्वामित्व अक्षमता या सभी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 23 का जो है हमारा आंसर जो होगा, ये जो है कि हमारा 23 का ऑप्शन ये सभी सही होगा। ठीक, 23 का ऑप्शन क्या? ये सभी सही होगा। अब आइए, अब हम बात करें, क्वेश्चन चलते हैं 24 पे। तो जो लिखा है, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है। बताइए क्या होगा? 24 का आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? तो जो भारत में जो है ना, ये क्या बोला है? अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण क्या है? क्या बाल विवाह है, क्या विवाह की अनिवार्यता है, या पुत्र प्राप्ति की अधिक महत्व है, या ये सभी है? क्या है हमारा आंसर? क्या होगा? ये सभी है, क्योंकि हमारे भारत क्या है, ये सभी कारण है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बच्चा जो बाल विवाह कर देंगे तो हमें पुण्य प्राप्ति हो गया, कुछ लोग इस सोच के कर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि विवाह अनिवार्य है, करना जरूरी है, इसलिए भी होता है जनसंख्या वृद्धि। और कितने लोग तो पुत्र प्राप्ति के लिए किसी को सोचते हैं कि पुत्र हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। इस सोच में जो है कि लोग क्या करते हैं, एक शादी, अगर पुत्र प्राप्ति नहीं हो तो दूसरी शादी कर लेते हैं। तो इस प्रकार पुत्र प्राप्ति के लिए भी शादी भी कर लेते हैं, या तो फिर बच्चे भी पैदा करते हैं अगर किसी को पुत्र की चाह होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या है? ये सभी सही है। आइए हम 25 पे चलते हैं। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है।
बताइए किसने दिया है? 25 का बताइए। 25 का जो है कि ये एल्बियो ने दिया है। ऑप्शन देखिए, एल्बियो ने दिया है, या पार्सर ने दिया है, या बेकर ने दिया है, या गेल्सल ने दिया है। बताइए किसने दिया है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? गेल्स ने दिया है। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण का व्याख्या गेल्स ने दिया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे हैं कि सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है किसके द्वारा? औपचारिक नियमों एवं कानूनों के द्वारा, अनौपचारिक नियमों एवं कानूनों के द्वारा, या औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी। क्या? सी होगा, क्योंकि जो ये सामाजिक नियंत्रण होता है ना, ये सिर्फ औपचारिक नहीं होता है और सिर्फ अनौपचारिक नहीं, दोनों के से होता है। औपचारिक दोनों, अनौपचारिक दोनों नियमों के द्वारा जो होता है ये सामाजिक नियंत्रण जो होता है का प्रयोग किया जाता है। जैसे कानून हुआ, पुलिस, ठीक, परिवार, समाज, ये सब क्या है? सामाजिक नियंत्रण के प्रकार ही है ना। तो इसमें कोई औपचारिक है और एक और औपचारिक और अनौपचारिक। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? सी सही है। चलिए अब 27 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे क्या है? प्राचीन विचार है। बताइए क्या विचार जो है कि सबसे प्राचीन विचार है सामाजिक परिवर्तन का? तो जब हम सामाजिक परिवर्तन के विचारों की बात करते हैं ना, तो देखिए ऑप्शन देखिए, चक्रीय, रैखिक, उद्विकासवादी, या द्वंद्वात्मक। तो जब हम ये सामाजिक परिवर्तन के सबसे प्राचीन विचार की बात करेंगे, तो जो ये उद्विकासवादी है ना, ये सबसे प्राचीन है। ये सबसे प्राचीन परिवर्तन, इसका सबसे प्राचीन है ये। आइए अब हम क्वेश्चन, हमारा आंसर क्या है? सी सही है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 28 पे बात करते हैं। 28 पे क्या बोल रहा है कि जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? बताइए 28 का क्या होगा? तो जो ये 28 है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या है। M.S.A. राव, G.S. घुरे, M.N. श्रीनिवास, या योगेंद्र सिंह। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा M.S. श्रीनिवास क्या है? इसके जो है कि समूह सिद्धांत को अनुप्रयोग किए हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 29 पे चलते हैं। उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर, क्या? स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया है? उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया है? तो बताइए इसका 29 का आंसर क्या होगा? तो जो ये देखिए आप, इसका हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है। A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, H. स्पेंजर, E.B. टाइलर, या E.H. मॉर्गन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, E.B. टाइलर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 30 पे चलते हैं। आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं ना? तो उससे तो आप लोग भी इसको पढ़े ही होंगे। थोड़ा इसको एक बार हम लोग ऐसे डिस्कशन कर ले रहे हैं तो क्वेश्चन क्या है, कुछ चीजें क्लियर हो जाती है और हमारे माइंड में वो बैठे रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग रोज रोज थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और अभी पता नहीं एग्जाम कब तक हो, क्या हो, तो इससे हमारी कंटिन्यू बनी रहेगी और हमें एग्जाम के समय में ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा पढ़ाई का। तो हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पेपर ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। और चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 30 पे बात करते हैं कि डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं क्या? डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं, बताइए 30 का क्या है? तो जो ये डिप्थीरिया का परिणाम जो होते हैं ना, क्या क्या होते हैं? बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना। क्या?
टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना या उपरोक्त सभी। तो हमारा क्या ये बता, इसका क्या मतलब है कि मतलब डिप्थीरिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये व्यक्ति में तीनों ही लक्षण दिखाई देते हैं, ये व्यक्ति में तीनों लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए क्या है ये उसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए अब 31 पे बात करते हैं कि खाए खाए खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन होती है और वह इस कारण होती है। बताइए किस कारण होती है। तो जब इसका ऑप्शन देखें हम, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस बासिलस या मैकोबैक्टीरियम या ऊपरी कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन इसका 31 का, बताइए कौन सा होगा। तो हमारा 31 का आंसर क्या होगा, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। आइए अब 32 पे बात करते हैं। संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रिया कलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है, बताइए किसका है। 32 का आंसर बताइए आप लोग, ऑप्शन देखें। चलिए आइए, मैकाइवर तथा पेज, ऑल्फ्रेड एडलर, आर्गबन तथा निमकॉफ या अल्पोर्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या हो, ए इसका आंसर होगा। चलिए आइए अब हम बात करें क्वेश्चन 33 की। क्वेश्चन 33 की बात करें कि किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का स्वरूप माना है। वेस्टमार्क, बोगार्ट्स, मैकाइवर या मॉर्टन। तो जो ये मैकाइवर, ये पेज है ना, ये मैकाइवर जो है, सॉरी, ये किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। तो मैकाइवर ने क्या किया है, विवाह को ही एक विवाह का स्वरूप माना है। आइए अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 34 का। बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ, बताइए किस सन में लागू हुआ। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम ऑप्शन देखें तो 1929, 1955, 1976 या 2006 में। बताइए कब पारित हुआ। तो हमारा जो ये बाल विवाह निरोध अधिनियम है ना 1929 को पारित हुआ, और किसके, हरविलास दास के प्रयासों से जो है ना ये विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ। और इसमें विवाह की आयु जो थी ना, पहले लड़कियों की आयु 14 रहती थी, तो अब उसको बढ़ा के अब कर दिया गया है, अब लड़कियों की आयु क्या कर दिया गया है कि 18 कर दिया गया इसी में। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ, 1929 में। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 35 में चलते हैं। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है, क्या है, बात करें बताइए 35 का क्या होगा। तो 35 का में क्या है, सुमेल विवाह। ऑप्शन देखें, सुमेल विवाह, नैतिकता, स्त्रियों की उच्च स्थिति या ऋणग्रस्तता। तो जो समाज में है ना ये दहेज प्रथा जो चल रही है समाज में, जो समाज में दहेज प्रथा जो चल रहा है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप गरीबी बढ़ती है व्यक्तियों में, ऋणता बढ़ती है, व्यक्ति ऋण से ग्रसित हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऋणग्रस्तता। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम 36 की बात करें। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी संबंधित है, किससे संबंधित है, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो हम ऑप्शन देखते हैं क्या है, स्किनर से, अल्बर्ट बंडूरा से, एरिक्सन से या पियाजे से। बताइए इसका क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। तो जो ये अल्बर्ट बंडूरा है ये हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी से संबंधित है, ठीक। एरिक्सन का क्या है, सामाजिक सिद्धांत है, पियाजे का बताइए। तो हमारा क्या है, अल्बर्ट बंडूरा से जो है हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी संबंधित है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। एक देश में सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवारों के, ठीक, अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते क्या दिया है, जोड़ते हैं, ठीक, जोड़ते हैं।
तो बताइए इसका क्या होगा 37 का। 37 का ऐसे क्या बोलेंगे ऐसे परिवारों को, विस्तृत परिवार, एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार या मिश्रित परिवार। बताइए ऐसे परिवारों को क्या बोलेंगे, तो ऐसे परिवार को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ऐसे परिवार को बोलेंगे विस्तृत परिवार। क्या बोलेंगे ऐसे परिवार को, हम बोलेंगे विस्तृत परिवार। हमारा ऑप्शन ए सही है। आइए अब बात करते हैं और प्रश्न संख्या 38 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है। बताइए हाथी पांव का कारण कौन सा कृमि, तो 38 का बताइए, 38 का। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं पहले, टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स, फाइलेरियल वर्म्स या हुक वर्म्स। हमारे ऑप्शन क्या है, टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स, फाइलेरियल वर्म्स या हुक वर्म। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा सी। सी क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कृमि हाथी पांव का कारण होता है, तो फाइलेरियल वर्म्स जो होता है हाथी पांव का कारण होता है। तो ऑप्शन सी सही है। आइए अब हम 39 पे बात करते हैं। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा होता है। बताइए किसके द्वारा होता है, मच्छर द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा या भोजन द्वारा, किसके द्वारा होता है बताइए। तो जो ये होता है ना, ये ऑप्शन 39 का जो ये क्वेश्चन 39 का जो ये भ्रूण मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस जो होता है ना, ये मच्छर के द्वारा होता है। तो हमारा ऑप्शन 39 का ए सही है। चलिए 40 पे बात करते हैं। काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है क्या, ऑप्शन देखिए, अधोमुखी युग्मक विखंडन, गुणक विखंडन, अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन या रेखीय युग्मक विखंडन। बताइए क्या होगा, 40 का क्या होगा बताइए। तो 40 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा अधोमुखी युग्मक विखंडन। ऑप्शन ए हमारा सही है। आइए अब हम बात करें 41 पर। क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है। क्या है, क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो डैश वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर, अब क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम, बीच, नीलगिरी, कुनैन, मैपल। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, कुनैन। कुनैन जो है ना, इसका क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा, जो क्विनैन की एक पौधा होती है उसी से इसकी दवा बनाई जाती है। चलिए आइए अब बात करें 42 पे। 42 पे लिखा है कि वैक्सीन एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेप्स डिलीवरी में किसका खतरा अधिक होता है। बताइए, चेहरे की सूक्ष्म चोटें, सेफेल, हिमेटोमा, रेटिना से रक्तस्राव या कपाल के भीतर रक्तस्राव। बताइए इसका आंसर क्या होगा 42 का बताइए। तो जो 42 है इसका हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा क्या, चेहरे की सूक्ष्म चोटें। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, चेहरे के सूक्ष्म चोटें। अब हम क्वेश्चन 43 पे चलते हैं। इसमें से क्या आसन्न प्रसव का संकेत है, लाइटनिंग, क्विकिंग, ब्रेक्सटन संकुचन या टाइटनिंग। बताइए क्या होगा इसका। तो इसका जब हम आंसर देंगे, लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है, जो ये लाइटनिंग है ना, ये आसन्न प्रसव के संबंधित एक संकेत है, एक सिम्टम है ये लाइटनिंग, जो कि आसन्न प्रसव के अंतर्गत ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, सही है। अब हम बात करते हैं 44 की। तो 44 की बात करते हैं, तो गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। बताइए क्या है ये इसका ऑप्शन देखें, विफल गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, संभावित गर्भपात या अपरिवार्य गर्भपात। बताइए 44 का आंसर क्या होगा। तो जब 44 के आंसर की बात करेंगे ना, तो हमारा ऑप्शन जो है ना ये डी, अपरिहार्य गर्भपात, ये हमारा इसका आंसर होगा, ये सही आंसर है। ठीक, आइए अब बात करते हैं 45 पे।
गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेमियास का प्रभाव है? ऑप्शन देखिए, गर्भनाल को आगे की ओर बढ़ाओ, माल प्रेजेंटेशन, प्रसव के बाद रक्तस्राव, या ये सभी। बताइए 45 का क्या आंसर होगा? तो जब 45 के आंसर की बात करें तो ये क्या, ये तीनों ही जो है ना इसके प्रभाव है, तो ऑप्शन डी क्या है, सही है। 46 पे चलते हैं। 46, गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? बताइए क्या बताता है, बताइए, थोड़ा गेस करिए आप लोग 46 का गेस करिए। तो ऑप्शन देख लिए थोड़ा सा, क्या है, हेगर लक्षण, जैकमिन लक्षण, वुडेल लक्षण, या आसिएंडर लक्षण। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, हमारा आंसर होगा डी। आंसर डी हमारा इसका डी आंसर होगा। चलिए 47 पे बात करते हैं। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य कर सकता है? बताइए किसको छोड़कर? तो इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो रक्त प्रवाह में मौजूद तत्वों का आदान प्रदान, वह एक चयनात्मक अवरोधक की तरह कार्य करता है, या यह भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है, या रोगजनकों का परिवहन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 47 का बताइए। तो जब हम 47 की बात करेंगे तो 47 में जो है ये भ्रूण को गीला रखकर उसे सुखाने से बचाता है, ये क्या है, ये इसका कार्य नहीं है, ये इसका कार्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही होगा। आइए हम 48 पे बात करते हैं। पित्त ज्वर का टीका है शाल्क टीका, 17D टीका, CCEV टीका, या PREP टीका। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जब इसके आंसर की बात करें तो ये जो ऑप्शन बी दिया है ना, ये जो है टीके का एक, ये पित्त ज्वर का टीका है। अब 49 पे बात करते हैं। साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है, बताइए किसने दिया है? साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? चलिए इस पे थोड़ा सा आप बोलिए, बताइए किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन देखिए, फ्रायड द्वारा, एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा, या बंडूरा द्वारा। बताइए किसके द्वारा दिया गया है? साइकिल सेक्सुअल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? तो जो साइकिल सेक्सुअल थ्योरी जो है ना, ये जो है ये फ्रायड के द्वारा दिया गया है। फ्रायड ने जो है साइकिल सेक्सुअल थ्योरी को दिया है। ऑप्शन ए हमारा सही है। आइए अब हम बात करें क्वेश्चन 50 पे। बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? बताइए बच्चों में सन्निकट दूरस्थ का विकास क्रम क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं, पहले ये बताइए, इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखिए, सिर से पैर की ओर, सिर से हृदय की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, या छाती से पैर की ओर। बताइए 50 का आंसर क्या होगा? तो जब 50 के आंसर की बात करें ना, सन्निकट दूरस्थ की बात करें, तो ये केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? केंद्र से परिधि की ओर, जिसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल भी बोलते हैं। जिसको प्रॉक्सिमोडिस्टल भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्या है कि पूर्व किशोरावस्था की उम्र है, ठीक है, ये पूर्व किशोरावस्था की उम्र है। ऑप्शन देखें, 12 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 13 से 17 वर्ष, या 18 से 21 वर्ष। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जब हम पूर्व किशोरावस्था की बात करते हैं ना, तो ये 13 से 17 वर्ष है, ये पूर्व किशोरावस्था की उम्र है। लेकिन जब ये 14 से, वहीं पर जब हम पूर्व किशोरावस्था की बात, उत्तर किशोरावस्था की बात करें, तो जो ये 14 से 18 वर्ष है, ये उत्तर किशोरावस्था की उम्र है। तो हमारा आंसर क्या, सी सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? तो ये जो है ना, ऑप्शन देखिए, पहले हम शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था,
उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो है क्या है? उत्तर बाल्यावस्था। क्या है? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में जो होता है यौन विरोध की भावनाएं पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है? सही है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। शिशु पालन एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। क्या है? शिशु पालन एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। बताइए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखिए, विभिन्न साधनों या संसाधनों विभिन्न साधनों एवं संसाधनों से, आंकड़ों एवं आहारों से, साधनों और आंकड़ों से, या किसी से नहीं। 53 का आंसर क्या होगा? तो हमारा 53 का आंसर जो है ये है ऑप्शन ए। विभिन्न साधनों या संसाधनों से जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? यानी जब एक नवजात शिशु होता है उसमें कौन सी इंद्रियां होती है जो कि एकदम कम विकसित होती है, जो न के बराबर होती है? तो क्या है कि जब ऑप्शन देखिए, अगर हम देखना, सुनना, स्पर्श करना या सूंघना। देखिए ऐसे हम देखें तो नवजात एक बालक होता है, नवजात एक शिशु होता है, तो वो जब जन्म लेता है तो उसकी आंखें खुली रहती है, वो इधर उधर देखता है। और सुनने, अगर हम उसको बुलाएं बाबू, चाहे चुटकी से ऐसे करें, तो क्या करता है? उधर तरफ देखता है। या स्पर्श करने पर वो अपने पैरों को, हाथों को मोड़ना, फैलाने आदि क्रियाएं करता है। लेकिन सूंघने की क्रिया जो होती है उसके अंतर्गत, उसके अंदर नहीं आती है। तो ये सब, ये जो है, ये सूंघने की क्रिया जो है ये सबसे कम विकसित होती है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है? सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं कि शिशुओं की ग्राफ्सिंग, रूटिंग और शॉकिंग को कहते हैं। शिशुओं की ग्राफ्सिंग, रूटिंग और शॉकिंग को क्या कहते हैं? इंस्टिंक्ट या ट्रेट, कंडीशन रिफ्लेक्स या एडेप्टिव रिफ्लेक्स? बताइए 55 का आंसर क्या होगा? तो जो हमारा 55 है इसका आंसर होगा एडेप्टिव रिफ्लेक्स। क्या है? एडेप्टिव रिफ्लेक्स। आंसर क्या होगा हमारा? डी। थोड़ा सा हम इसके बारे में समझे कि ग्राफ्सिंग, रूटिंग और शॉकिंग क्या है। तो जो ग्राफ्सिंग होता है ना, ये जो ग्राफ्सिंग है ये बच्चे के, अगर हम बच्चे के हाथ पे या पैर पे क्या करते हैं, हम कोई चीज को अगर हाथ पे अपनी उंगली रखें या पेन रखें, चाहे कुछ भी रखें, कोई वस्तु पकड़ाए तो बच्चा क्या करता है? उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो वही, तो ये क्या कहलाएगा? ग्राफ्सिंग कहलाएगा। अगर हम रूटिंग की बात करें तो बच्चे के जो, अगर हम मुंह के पास ना, बच्चे के मुंह के पास जो है, अगर हम अपने हाथ को ले जाएं मुंह के पास, तो क्या करता है? अपना नीचा वाला मुंह खोल देता है और उस चीज को, सर को घुमा के उस चीज को ऐसे ऐसे करके पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? रूटिंग। तो वहीं पे अगर हम शॉकिंग की बात कर लें तो ये बच्चे को चूसने से संबंधित क्रिया है। ये बच्चे के मां के स्तन को ढूंढने में सहयोग करता है, तो ये शॉकिंग कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है? सही है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। मस्तानुमुखी विकास का अर्थ डैश विकास से होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सिर से पैर की ओर, या केंद्रीय भागों से दूर की ओर? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सिर से पैर की ओर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेफ्लोकार्डियस, जिसको बोलते हैं कार्डियस। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? यानी जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको वृद्धि के लिए किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो हम जब बात करें, ये लाइसिन, थ्रियोनिन, हिस्टाडीन या वेलाइन। तो जो हिस्टाडीन होती है ना, ये वृद्धि के दौरान बच्चों के लिए आवश्यक एक अमीनो अम्ल है। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 पे, जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम से समृद्ध पनीर की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो क्या होता है? समृद्ध पनीर की प्राप्ति होती है। ऑप्शन देखिए, अगर एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, रेनिन या लाइपेज। बताइए 58 का आंसर क्या होगा? तो जो ये सिट्रिक एसिड है ना, सिट्रिक एसिड को अगर हम दूध में मिलाएं तो हमें
कैल्शियम से समृद्ध पनीर की प्राप्ति होती है। और जब हम पनीर की जब दूध को जब हम ये सिट्रिक एसिड मिलाते हैं और जो हमें पनीर प्राप्ति हो तो हमें दो चीज़ें प्राप्त होती है। एक तो जो उसकी जो पानी होती है उसको वे प्रोटीन बोलते हैं, और वहीं पे जो पनीर होती है उसको हम केसिन बोलते हैं। तो जो ये वे प्रोटीन होती है ना, इसमें क्या होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा 20% होती है। वहीं पे अगर हम केसिन की बात करें तो इसमें क्या होता है, 80% प्रोटीन की मात्रा होती है। तो आइए अब हम बात करें, हमारा आंसर क्या है, बी सही है। अब 59 पे चलते हैं। 59 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है। निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? तो बात करें फलों का रस, नींबू का रस, दाल का पानी या चाय। बताइए कौन सा जो है कि शुद्ध तरल आहार नहीं है? तो जो ये चाय है ना, ये चाय क्या है, शुद्ध तरल आहार के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है सही है। हाँ, फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है। ठीक है, तो देखें ऑप्शन क्या है, सेब और बैगन में, नींबू और फूलगोभी में, गोभी और संतरा में, या पपीता और आलू में। तो जो फल और सब्जियां हैं ना, जिसमें सर्वाधिक सर्वाधिक विटामिन सी की समृद्ध मिश्रण की बात करें तो गोभी और संतरा में जो है कि मिलता है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, हमारा ऑप्शन सी जो है सही है। चलिए अब बात करें हम 61 पे। तो 61 पे क्या है कि अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है बात कर रहा है, तो क्या सही नहीं है बात कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन देखे थोड़ा सा, कि विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होना, विटामिन बी की मात्रा का ज्यादा होना, पोषण विरोधक अंश का ज्यादा होना, या पकाने में कम समय लगना। बताइए 61 का आंसर क्या होगा। तो जब हमारा 61 की बात करें तो 61 में जो है ना, ये पोषण विरोधक अंश का ज्यादा होना, ये गलत है। क्योंकि विटामिन, जब दाल को हम अंकुरण करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलती है, विटामिन सी की मात्रा मिलती है, और हमें विटामिन बी की भी मात्रा मिल जाती है। पकाने में उसको क्या होता है, समय कम लगता है, और वो पौष्टिकता की दृष्टि से भी वो बहुत अच्छा होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब ये पोषण विरोधक अंश की बात जो कर रहा है तो ये क्या है कि गलत है। इसमें हमें पोषण मिलता है, इससे हमें क्या होता है, पोषण की प्राप्ति होती है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, गलत है। अब हम बात करते हैं 62 पे। 62 में क्या है कि प्याज काटते वक्त हमें इस कारण रोना आता है। किसके, प्याज में कौन सा एक यौगिक पाया जाता है जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। तो ऑप्शन देखें, सल्फर यौगिक से, एंजाइम की क्रिया से, वाष्पशील सल्फर के उत्पन्न से, सल्फर है ये, या सभी से। तो जब हम प्याज में जो पाए जाने वाले की बात करें तो क्या है, जो प्याज में है ना, जो सल्फर यौगिक होती है उसकी वजह से क्या है, जो सल्फर यौगिक होता है इसकी वजह से हमें क्या होता है, आंखों में आंसू आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए। चलिए बात करें अब 63 पे। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, नमक, नींबू का रस, गंध का अम्ल, या आलू। बताइए 63 में क्या आंसर होगा। तो जब 63 की बात करेंगे हम तो 63 में जो है ये नींबू का रस है ना, ये नींबू का रस जो होता है स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम जेली को जमाने के लिए उसमें इसको मिलाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी पैकिंग आपूर्ति पैकिंग का उदाहरण है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखिए, अगर हम टेट्रा पैक डिब्बा, कागज की थैली, दूध की बोतल, प्लास्टिक की थैली, या एल्युमिनियम पर्ल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जब हम इसकी आंसर की बात करें ना, 64 के आंसर की जब बात करें हम तो हमारा 64 का आंसर होगा जो ये ए और सी है ना, जो ए और सी किसमें ऑप्शन में है, ये टेट्रा पैक और दूध की बोतल। हमारा आंसर क्या होगा, डी। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। आइए अब चलते हैं 65 पे। जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण कर सकते हैं, कितना प्रतिशत कर सकते हैं। ऑप्शन देखें, अगर
तो 65%, 75%, 40% या 50%। तो जो ये जैम जेली परीक्षण के लिए जो चीनी का जो सांद्रण होता है ना, वो हमें 65 होता है। क्या 65% होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान है। दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान की बात करें तो अगर हम ऑप्शन देखें 72 डिग्री सेल्सियस से तापमान रहेगा और 15 मिनट उसको रखेंगे ठंडा करने के लिए, और वहीं पे 15 डिग्री सेल्सियस और 15 सेकेंड, 15 डिग्री सेल्सियस 30 सेकेंड या 72 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, इसका मतलब ये है कि कितने टेम्परेचर पे उसको रखेंगे और कितने टेम्परेचर पे जो है कि उसको ठंडा कर लेंगे, कितने मिनट के अंदर उसको हमको ठंडा करना है। तो जो ये 72 डिग्री सेल्सियस है ना, ये 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पे हम दूध को रखेंगे और उसके बाद उसको 15 सेकेंड के अंदर ही उसको ठंडा कर लिया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्राय शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है। अब बात देखिए, ऑप्शन देखिए, अगर मिक्सिडीमा, क्रिटिनिज, घेंगा या रिकेट। तो देखिए ये मिक्सिडीमा क्या है ना, ये भी आयोडीन से कमी से होता है, घेंगा भी होता है और क्रिटिनिज में भी होता है, और रिकेट्स क्या है, रिकेट्स हमारा जो है विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये जो क्रिटिनिज्म है ना, ये बच्चों में होता है, ये बच्चों में होता है। वही मिक्सिडीमा की बात करें अगर हम, तो ये क्या होता है, ये वयस्कों में होता है, ये वयस्कों में देखने को मिलता है। तो ये जो क्रिटिनिज्म होती है ना, ये बीमारी में क्या होता है कि बच्चों के मानसिक जो बुद्धि होती है वो कमजोर होती है, ये मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, विकलांग होते हैं। और वहीं पे इनकी अगर हम इनके हाइट की बात करें तो इनकी हाइट भी बहुत कम होती है, ये हाइट भी इनकी क्या होती है, बहुत कम होती है, हाइट भी कम होता है। तो क्रिटिनिज्म क्या है, बच्चों में, शिशुओं में देखा जाता है। ठीक, हमारा आंसर क्या होगा, बी सही है। वहीं पे ये जो मिक्सिडीमा है ना, जो बच्चों में होता है, इसमें उन लोग को चिड़चिड़ापन देखती है, उन लोग को चक्कर आना, ओडिमा, बहुत सारे चीजें इसमें देखने को मिलता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं कि जब कोई दो अमिश्रणीय द्रव्य एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो डैश बनता है, क्या बनता है, एरोसॉल, इमल्सन, जेल या सोल। तो जब दो कोई मिश्रणीय द्रव्य को एक साथ मिलाया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए माने कि तेल है और पानी है, उसको हम मिलाते हैं तो एक नया चीज उत्पन्न होता है, उसी प्रकार ये इमल्सन, उसी को इमल्सन कहते हैं, और ये हमारा आंसर क्या होगा, बी। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। आइए अब चलते हैं 69 पे। बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है। तो बच्चों में क्या है कि कल्पनात्मक खेलों का विकास कब से कब होता है, देखते हैं, 2 वर्ष में, 6 वर्ष में, 4 वर्ष में या 1 वर्ष में। बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास कब होता है, तो जब बच्चों में कल्पनात्मक खेलों के विकास करें तो जो ये पूर्व बाल्यावस्था की एज होती है ना, 6 वर्ष, 6 वर्ष में बच्चों में क्या होती है, कल्पनात्मक खेलों का विकास हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी सही है, यानी 6 वर्ष में। अब बात करते हैं 70 पे चलते हैं। बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है, गलत उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना या धीरे धीरे बोलना। तो देखिए ये गलत उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण या हकलाना, ये बाहरी दोष है। इससे बच्चे, जैसे गलत उच्चारण में क्या है कि बच्चे कोई भी वर्ड है, जैसे रोटी हुआ तो रोटी को रोटी ना बोलकर लोटी बोलते हैं, तो ये सब क्या एक प्रकार का अस्पष्ट उच्चारण है, गलत उच्चारण है। और उसी प्रकार हकलाने की बात कहें तो जिसको स्टार्टिंग भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, बच्चा कोई भी बात को तो बोलेगा लेकिन उसको थोड़ा हाँ 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 करके ऐसे करके बोलेगा, तो ये हमें हकलाना कहते हैं। लेकिन अगर कोई धीरे धीरे बोल रहा है तो ये किसी प्रकार का बाहरी दोष नहीं है, ये हो सकता है उसकी हैबिट है, उसमें जो है कि इसको हम गलत नहीं लेंगे। तो ये धीरे धीरे बोलना जो है कि बाहरी दोष नहीं है।
आइए अब 71 पे चलते हैं। तो 71 पे क्या है कि 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक कितने शब्द हो सकते हैं। तो जो 2 शब्द हो सकते हैं, तो जो 2 वर्ष का बालक होता है उसमें कितने शब्दकोश आ जाते हैं। तो देखिए हम ऑप्शन देखें अगर, तो 250, 500, 1000 या 2000। तो जो 2 वर्ष का बालक होता है ना, उसमें 200 से क्या 300 शब्द उसके अंदर आ जाते हैं। वो 200 से 300 शब्द बोलने के लिए सक्षम हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन में दिया है 250, तो हमारा आंसर क्या होगा, इससे क्या मिलता है, यही मिल रहा है 250, तो हमारा आंसर ए होगा। आइए अब चलते हैं हम 72 पे। 72 पे क्या है कि सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, क्या सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या विवादित है। बताइए 72 का आंसर क्या होगा। तो जब हम संबंधित, जो ये 72 का आंसर है ये क्या होगा, ये असत्य होगा। जो सामाजिक व्यवहार होता है ना, ये जन्म से शुरू नहीं होता है। बच्चा जब समाज में आता है, वहाँ पे उसको जैसे जैसे लोग मिलते हैं, जैसा माहौल वातावरण मिलता है, उसी के अनुसार वो अपने व्यवहारों को शुरू करता है, उसी हिसाब से वो अपना करता है। तो हमारा यह आंसर क्या है, बी सही है, यानी ये सत्य है, शुरू होता है, असत्य है। 72 का देखें, 73 का क्वेश्चन पे आते हैं कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को अतिरिक्त की जाने वाली है, तो नगद धनराशि में निम्नलिखित में से कौन सी दृश्यमान लागत व्यय शामिल है। ऑप्शन देखें, सपरिचर पर आने वाला व्यय, औषधि की आपूर्ति, अस्पताल कर्मी को संदत्त शुल्क, भोजन पेय पर किया गया व्यय। 73 का क्या होगा। जब हम 73 की बात करें ना, तो जो ये औषधि की आपूर्ति है ना, ये जो है कि इसका आंसर होगा। 73 का आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन बी। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। बच्चों का टीकाकरण किस केंद्र पे होता है। ऑप्शन देखें, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, झूला गृह या बालशाला। तो जब बच्चों के टीकाकरण की बात होती है ना, तो ये कहाँ होता है, आंगनबाड़ी पे। आंगनबाड़ी पे ही क्या होता है, बच्चों को टीकाकरण किया जाता है, और यहाँ पे बच्चे और माता को जो है कि उसके स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों को बताया जाता है माता को। तो ये हमारा ऑप्शन ए क्या है, सही है। अब देखें, बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाता है, वह है, जो बालक होता है उसमें सोचने और विचारने की क्षमता कब शुरू हो जाता है। तो जो ये जो 2.5 वर्ष से 3 वर्ष है ना, इसमें क्या करता है, बालक के अंदर सोचने और विचारने की क्षमता क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 पे कि क्रियात्मक समन्वय का अर्थ डैश 2 मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। तो क्या है इसका आंसर, अगर देखें तो अंगों का, शरीर का, अंगुली का या हाथ का। तो जब हम 76 की बात करेंगे ना, तो जो ये 76 है, 76 में क्या होता है कि जो ये अंग है, इसी के जो है कि समन्वय से जो है मांसपेशियों का आपसी समन्वय होता है। हमारा आंसर ए सही है। अब चलते हैं 77 पे। 77 पे क्या है कि बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक के ऑप्शन देखें, संज्ञानात्मक विकास का, वृद्धि एवं विकास, स्वभाव, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास। बताइए 77 का आंसर क्या होगा। तो जो 77 है ना, ये 77 में क्या है कि ये जो संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास है, यही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। चलिए आइए अब बात करते हैं हम 78 पे। WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है, इसे कब तक किया जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन, जन्म से 6 माह तक, 6 माह से 1 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक। तो जो WHO के अनुसार शिशुओं को भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र, यानी जो WHO ने जो है इसने क्या सुझाया है कि जब शिशु जो है जन्म से लेकर 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही उसका भोजन होना चाहिए, उसके सिवा उसे कुछ नहीं पिलाना चाहिए, कुछ नहीं खिलाना चाहिए। तो क्या है, ये जन्म से 6 माह तक जो है ये हमारा आंसर होगा, एकमात्र इष्टतम।
तो स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है जो कि जन्म से 6 माह तक होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर ए सही है। चलिए अब बात करते हैं हम 79 पे। तो अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इनसे कम होता है। क्या? 2 किलोग्राम से कम, 3.5 किलोग्राम, 4 किलोग्राम से, या 5 किलोग्राम से। तो जो अपरिपक्व शिशु होते हैं ना, अगर बच्चा 2.5 से 3 केजी के बीच में है तो वो स्वस्थ है, लेकिन अगर बच्चा 2 केजी है तो वो बच्चा अस्वस्थ कहलाएगा, वो अपरिपक्व है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 किलोग्राम। चलिए अब बात करते हैं 80 पे। गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? गर्भ में जो है आहार और ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? तो जब ये आहार और ऑक्सीजन की पूर्ति की बात करेंगे ना, तो जो ये प्लेसेंटा होता है ना, ये प्लेसेंटा क्या है? ये ही गर्भ में आहार और ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। ठीक, तो हमारा आंसर 80 का क्या हो जाएगा? सी। आंसर 80 का हो जाएगा सी। तो आइए अब बात करें क्वेश्चन 81 पे। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है डिंबावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, भ्रूणावस्था, या बीजावस्था। बताइए 81 का आंसर क्या होगा? तो जब हम 81 के आंसर की बात करेंगे, जो हमारा 81 है, 81 के आंसर की बात जब हम करेंगे तो जो ये भ्रूणावस्था है ना, ये भ्रूणावस्था है, ये गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। जब गर्भावस्था की बात करें तो इसको 3 भागों में किया गया है। जैसे कि पहला होता है जाइगोट स्टेज, ठीक, जिसे हम डिंबावस्था भी कहते हैं, डिंबावस्था। उसके बाद आता है भ्रूणावस्था, उसके बाद क्या आता है? फीटस, यानी शिशु की अवस्था। ठीक, तो ये जाइगोट की अवस्था, ये छोटी अवस्था होती है। ये क्या होता है? सबसे छोटी अवस्था है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि गर्भावस्था की सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, तो ये जाइगोट या डिंबावस्था होता है, ये सबसे छोटी अवस्था होती है। वहीं पे ये भ्रूणावस्था की बात करें तो अगर एग्जाम में पूछे कि निर्माण की अवस्था कौन सी है, तो जो ये निर्माण की अवस्था की बात करें ना, तो ये जो भ्रूणावस्था है ये निर्माण की अवस्था है, ये निर्माण का अवस्था है। और वहीं पे ये कहें कि सबसे लंबी अवस्था होती है, ये लंबी अवस्था होती है। ठीक, अब आइए तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 81 का, हमारा 81 का आंसर होगा सी। चलिए अब हम बात करें क्या कि अब हम बात करें अगर कि 82 पे, तो 82 का आंसर क्या है? देखिए 82 देखें कि मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन की होती है? जो गर्भावधि का जो पीरियड काल होता है, जो समय होता है, वो कितने समय का होता है? तो जो अब ऑप्शन देखिए, अगर 180 दिन, 200 दिन, 280 दिन, या 300 दिन, तो बताइए इसका क्या होगा? ये तो सब लोग से परिचय होगा। ये आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, 280 दिन का होता है मनुष्यों में। अब क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। अंडाणु परिपक्व होता है, अंडाणु कितने दिनों में परिपक्व होता है? 20 दिनों में, 25 दिनों में, 28 दिनों में, या 30 दिनों में? तो जब अंडाणु की परिपक्व की बात करें तो अंडाणु क्या होता है? 28 दिनों में जो होता है कि ये परिपक्व होता है। कितने दिनों में परिपक्व होता है? तो अंडाणु की परिपक्व की बात करें तो 28 दिनों में परिपक्व होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर सी सही है। 84 पे बात करें, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकता है? ऑप्शन अगर देखें तो इरेडिएशन, स्टेरिलाइजेशन, फोर्टिफिकेशन, या डिहाइड्रेशन। तो जो ये डिहाइड्रेशन होता है ना, ये भोज्य पदार्थों को सुखाने का कार्य करता है। जैसे दूध है, दूध को अगर हम पाउडर के रूप में बनाना हो तो हमें क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन के द्वारा ही करते हैं। अगर फोर्टिफिकेशन की बात करें तो फोर्टिफिकेशन कोई भी भोज्य पदार्थ है उसमें किसी पौष्टिक तत्व की कमी है तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें अन्य पौष्टिक तत्वों को मिलाकर उसको फोर्टिफिकेशन
इरिडिफिकेशन किया जाता है। और इरिडेशन क्या है, तो इरिडेशन की बात करें हम तो जो ये है ना, ये गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, किरणों के द्वारा जो है इसका जो है कि जीवाणु को जाने से रोका जाए किरणों के द्वारा। जैसे कि जो किरणों में कौन सा किरण, तो गामा किरणों के द्वारा, ठीक है। इसको भोज्य पदार्थों में जो है जीवाणु को जाने से रोका जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। तो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है कि किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह बीमार है, मोटा है, कुपोषित है या उसकी लंबाई और वजन सही अनुपात में है। बताइए आंसर इसका क्या होगा। तो हमारा जब 85 के आंसर की बात करें तो 85 में जो है कि क्या होगा कि उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। ये जो है कि बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है। अगर हम किसी स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो अगर कोई पुरुष है, अगर पुरुष के वेट की बात करें तो 65 kg, अगर कोई 65 kg का है तो उसकी वेट सही है। और वहीं पे अगर कोई महिला की बात करें, महिला की वेट की बात करें तो 55 kg अगर महिला है तो वो सही है और स्वस्थ है। तो हमारा महिला और पुरुष की वेट जो है, पुरुष की वेट 65 होनी चाहिए, वहीं पे महिला की वेट की बात करें तो 55 kg होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है, डी सही है। आइए अब 86 पे चलते हैं। ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है जूल, किलो कैलोरी, किलो जूल या कैलोरी। तो ऊर्जा मापने की जो इकाई होती है ना, उसे हम जूल में मापते हैं, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 87 का। तो जो प्रतिजैविक निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया या उत्तक अखंडता, ये सभी क्या है, ये सभी जो है मानव को रक्षा प्रणाली पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी। तो चलिए अब बात करें 88 पे। भोजन के गैर पोषणीय घटक है रेशे या रफल, जल, वर्ण यौगिक या उक्त सभी। जो जैव पोषकीय घटक की बात कर रहा है, जो गैर पोषकीय घटक की पोषणीय के घटक की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, हमारा ऑप्शन जो है ये डी जो है ना, ये सही है। ये रेशे या रफेज, जल या वर्ण यौगिक जो है, ये सभी गैर पोषणीय घटक है भोजन के। तो हमारा 88 का डी आंसर सही है। आइए अब चलते हैं 89 पे। तो वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः पर्याप्त है, क्या होगा, मृदु भोजन, पूर्ण द्रव्य भोजन, स्पष्ट द्रव्य भोजन या नियमित भोजन। बताइए 89 का आंसर क्या होगा, 89 का आंसर क्या होगा। तो जो ये स्पष्ट द्रव्य भोजन है ना, ये स्पष्ट द्रव्य भोजन की बात करें तो यह पोषणीय दृष्टि से पूर्णतः पर्याप्त है। हमारा आंसर सी सही है। 90 पे चलते हैं। कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद है, क्या विटामिन, खनिज पदार्थ, पानी या कार्बोहाइड्रेट। तो जो ये पानी है ना, पानी हमारे शरीर में सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। अब बात करते हैं हम 91 पे। मैग्नीशियम डैश हेतु महत्वपूर्ण है, मैग्नीशियम के लिए महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में। तो हड्डी बनने में, अंग सुरक्षा, जल पुनः प्राप्ति या वॉवेल गति। बताइए मैग्नीशियम की जो है ना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो जब हम मैग्नीशियम की बात करें तो जो हमारे शरीर में जो हड्डी है ना, हड्डी बनने के लिए हमारे शरीर में मैग्नीशियम की महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। हमारा आंसर होगा ए। 92 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रेडोप्सिन का घटक है। रेडोप्सिन क्या है, एक प्रकार का विटामिन ए है, विटामिन ए से संबंधित है, ये विटामिन ए से संबंधित है। और ये रेडोप्सिन जो क्या होता है कि जो रात में देखने के लिए हमें ये इसी से हमें सहायता मिलती है। रेडोप्सिन रात में देखने में सक्षम होता है अगर विटामिन ए की कमी होती है तो हमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो ये रेडोप्सिन क्या है, रेडोप्सिन विटामिन ए से संबंधित है, इसलिए हमारा आंसर क्या है,
ए सही है। अब बात करते हैं, और ये बात करते हैं, चले 93 पे। खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला कारक है, तो खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला कारक है, क्या है? ग्लूटन, ट्रिप्सिन, लेसिथिन या कैफीन? बताइए, खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सी कारक है, कौन सा है इमल्सी कारक? तो जब हम 93 की बात करें तो जो ये लेसिथिन है ना, ये लेसिथिन, ये खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सी कारक है। हमारा आंसर होगा सी। अब चलते हैं 94 पे, और 94 पे क्या है कि शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है। ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था, जो हमारा ग्लूकोज है किस रूप में संग्रहित होता है हमारे शरीर में? तो जो ये ग्लूकोज है ना, क्या है ऑप्शन अगर देखें, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन, ग्लैक्टोज या ग्लूकागोन। तो जो ग्लाइकोजन है ना, ये ग्लाइकोजन जो है ये हमारे शरीर में ग्लूकोज का संग्रहित रूप है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। तो 95 में क्या है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो बात करें अगर ऑप्शन की, तो 16%, 15, 14 या 70%, कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो हमारे जो प्रोटीन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है वो होता है 16%, यानी 16%। चलिए अब बात करें, आंसर क्या है? ए सही है। परामर्श का अर्थ होता है, ठीक, परामर्श का अर्थ क्या होता है? सलाह लेना या परामर्श लेना, सलाह देना, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 96 का आंसर बताइए। तो 96 का जो आंसर होगा ना, ये जो सलाह लेना या परामर्श लेना ही परामर्श का अर्थ होता है। कोई भी व्यक्ति, अगर हम परामर्श के बारे में थोड़ा बात करें तो परामर्श होता क्या है? कोई व्यक्ति है, उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक, और वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं कर पा रहा है, वो दुविधा में पड़ा है कि मैं क्या करूं, मैं ऐसे करूं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो जो अपना उसका कोई मित्र है या कोई उसका रिश्तेदार है, जो या कोई उसका अपना बड़ा है, जिससे वो अपनी बातों को एकदम निसंकोच कह सकता है और उसे लगता है कि हाँ सामने वाला उसे अच्छी बात ही बताएगा, तो उससे क्या करता है, वो अपनी बातों को बताता है और उसके बदले में वो व्यक्ति अगर उसको अच्छी बातें राय देता है कि हाँ आप ऐसे करिए और आपको जो है कि सफलता मिलेगी, तो वो क्या है, अगर व्यक्ति ऐसा करता है और उसको सफलता मिलती है तो क्या वो उसका परामर्श हुआ। तो ये परामर्श का अर्थ क्या होता है? जब व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे के सामने, कोई अपना जिसे लगे कि वो अपनी बातें बता सकता है, तो इसे हम परामर्श कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर ए सही है, यानी किसी से सलाह लेना ही परामर्श कहलाता है। अब आते हैं 97 पे। परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रार्थी व्यक्ति को अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आत्मनिरीक्षण का विकास करना, समस्याओं को अपनी कमजोरी बताना, या समस्याओं के प्रति उदासीनता, या कोई नहीं। परामर्श की आवश्यकता व्यक्ति को क्यों पड़ती है, क्यों पड़ रही है व्यक्ति को? तो जो व्यक्ति है ना, वो अगर समस्या में है और कोई उसे उसका सॉल्यूशन बता रहा है, तो उससे उसको क्या होगा, उसको आत्म सुरक्षा मिले, आत्मबल मिलेगा कि अरे हाँ, मेरा कोई जो है मुझे बता रहा है और उससे मुझे जो है कि मैंने ऐसे किया तो मुझे उससे प्रॉफिट हुआ, मेरा वो काम हो गया। तो हमारा ये क्या आंसर ए जो है, प्राथमिक व्यक्ति को अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए और क्या होता है, उसको आत्मनिरीक्षण, उसका विकास करना ही क्या होता है, पर आवश्यकता पड़ती है परामर्श की। उसको अपने आत्म निरीक्षण के विकास करने के लिए परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा आंसर ए क्या है? हमारा ए आंसर सही है। अब चल 8 पे। अब 98 पे क्या दिया है? परामर्श में परामर्श प्राप्तकर्ता व परामर्शदाता के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? तो जो ये परामर्शदाता है और परामर्शकर्ता है, इनके बीच कैसा संबंध होना चाहिए? ऑप्शन अगर देखें तो मैत्रीपूर्ण संबंध, उदासीन, ए और बी, या कोई नहीं। तो जो ये परामर्शदाता और परामर्शकर्ता होते हैं ना, इन लोगों के बीच क्या होना चाहिए? संबंध जो है मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है?
ए सही है। एक परामर्शदाता को जो है ना, उसकी भावनाओं को, जो परामर्श ये करता है, इसकी भावनाओं को समझना चाहिए। इसकी कोई भी चीज़ है उसको गोपनीयता बनाए रखना चाहिए। तो एक परामर्शदाता की जो होती है ना, ये गुण होना चाहिए कि उसको गोपनीयता बनाए रखे, उसकी बातों को अपने तक सीमित रखे, उसे जो है, जो परामर्श प्राप्त करता है, इसको जो है कि सही रास्ता दिखाए। तो ये इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए? मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। चलिए, हमारा आंसर ए सही है। अब बात करते हैं 99 पे। तो राष्ट्रों के मध्य भ्रातृत्व भावना को बढ़ाने के लिए यूनिसेफ को किस वर्ष शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बताइए, 99 का क्या है? किस वर्ष शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था यूनिसेफ को? तो इसका जो है हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 99 का क्या है कि 65 में। आंसर सी सही है। आइए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100 पे। 100 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में होने वाले जन्म की प्रतिशतता कितनी है? बताइए, 100 का आंसर क्या होगा? तो जो 100 का आंसर ऑप्शन देखे अगर, तो 70, 75, 82 या 84। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका आंसर होगा 82। तो आंसर इसका ऑप्शन सी सही है। तो हमारा इस प्रकार 100 क्वेश्चन का ये जो सेट था ये कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।